आज अगर बीएसपी में स्पेस होता तो चंद्रशेखर रावण अलग पार्टी बनाते, सोनेलाल पटेल अलग पार्टी बनाते, ओम प्रकाश राजभर अलग पार्टी बनाते, संजय निषाद अलग पार्टी बनाते, न बनाते। अगर लालू यादव की पार्टी में स्पेस होता तो मुलायम सिंह क्यों अलग, या मुलायम सिंह की पार्टी में स्पेस होता तो लालू यादव क्यों अलग बनाते, रामविलास क्यों बनाते, उपेंद्र कुशवाहा क्यों बनाते, जीतन राम मांझी क्यों बनाते। तो अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा तो प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्पेस नहीं होगा। लोहिया जी के आंदोलन हुए, उन्होंने तो परिवारवाद और वंशवाद के विरुद्ध ही आंदोलन किया था, नेहरू और कांग्रेस के। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोहिया के आज सारे चेले उसी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, और उस वंशवाद परिवार की राजनीति के लिए उनके समाज के बुद्धिजीवी, तमाम बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हो, नाम लेना किसी का ठीक नहीं, तमाम जेएनयू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तमाम पत्रकार हैं, आज उसी वंशवाद को, उसी परिवारवाद को, उसी जातिवाद को वो तार्किक यानी उसको प्रासंगिक बता रहे हैं, जबकि उन्हीं के राजनीति के विरुद्ध यानी वंशवाद परिवारवाद के विरुद्ध लोहिया जी ने लड़ाई लड़ी और तमाम जगह संवित सरकारें बनी। इसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर, मैं हूं संतोष साक्य। दोस्तों आज हमारे साथ तपेंद्र प्रसाद साक्य जी हैं, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, एक्स आईएएस हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्यक पार्टी के। सर से हम लगातार इंटरव्यू करते रहते हैं। चुनाव से पहले 22 के चुनाव से पहले भी हमने सर से बात की थी और सर ने कहा था कि इस चुनाव में इसी प्रकार के परिणाम आने वाले हैं जैसे आए हैं, और लगातार लोकतंत्र की बात करते रहते हैं पिछड़े दलितों की पार्टियों में। तो आज हम सर से बात करेंगे कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं और उनका जो मुद्दा है कि पिछड़े और दलितों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तो उस पर अब वो क्या सोचते हैं, सारे विषयों को लेकर हम सर से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। द फाइंडर के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। तो पहला सवाल मेरा यही है कि 2022 के जो चुनाव परिणाम आए हैं, आप भी दावा करते थे कि जो लोकतांत्रिक पार्टियां वो हारेंगी, तो इन परिणामों पर आपका अब क्या कहना है? देखिए, देश में लोकतंत्र है, संविधान में लोकतंत्र है, और संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम सेकुलर, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक और समाजवादी स्टेट चाहते हैं, इस देश में व्यवस्था चाहते हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना में बातें कही गई हैं वो सिर्फ राज्य सत्ता के संचालन में लोकतंत्र की ही बात नहीं है। लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक हमारे जीवन मूल्य हो गए हैं। वो जीवन मूल्य आप कहीं बैठे हों, आप घर में बैठे हों, आप कोई संगठन चला रहे हो, कोई राजनीतिक दल चला रहे हों, ये जीवन मूल्य और ये दर्शन और ये दृष्टि सभी भारतीयों का सर्व स्वीकृति के साथ एक मार्ग हो गया है। अब उस मार्ग पर सिर्फ जो सत्तारूढ़ दल हैं वही चलें, ये तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच जो भी संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, क्योंकि आप राजनीति पर बात कर रहे हो तो प्रमुख रूप से हम राजनीतिक संगठन के बारे में ही बात करेंगे। इन राजनीतिक संगठनों का इसी संविधान के प्रस्तावना के अनुसार उनका पूरा संगठन होना चाहिए, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका पूरा संचालन होना चाहिए। और दुर्भाग्य है कि जो बीजेपी के वृक्ष आज पूरे देश में दल खड़े हुए हैं, उन सारे दलों का अगर आप अध्ययन कर लीजिए तो वो एक व्यक्ति के प्रभुत्व में, एक परिवार के प्रभुत्व में और एक जाति के प्रभुत्व में, यानी ये तीन के प्रभुत्व के बाहर निकल कर ये दल नहीं आ पाए। इसीलिए बनते बनते आज वंचित समाज के बीच लगभग 2000 से अधिक दल बन गए हैं। अब 2000 से अधिक दल और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बीजेपी, जिसके संगठन में कम से कम लोकतंत्र है, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल में बदल रहा है,
विभिन्न जातियों के हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हो रहे हैं, एक व्यापक पार्टी हो गई है। तो जब आप एक व्यक्ति की, एक जात की, एक परिवार की पार्टी बनाएंगे तो विभिन्न जातियों की पार्टी बनती रहेगी। ये मैं कई बार कह चुका कि अगर एक व्यक्ति आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो हर व्यक्ति की एक जाति है इस देश में, तो एक जात की तो पार्टी बन गई ना। अब वो 1 करोड़ तर्क दें, लेकिन किसी के गले के नीचे से वो तर्क उतर नहीं रहा है, वो उसको एक परिवार और एक जात की पार्टी मानते हैं। दुर्भाग्य यही है कि एक जाति और एक परिवार की पार्टी बनी, पार्टियां बनती गई। सारा बहुसंख्यक समाज का जो मत है, जो राजनीतिक एकजुटता है, वो बिखर गई, वो विखंडित हो गई। जब बिखरा हुआ समाज टुकड़ों टुकड़ों में जो राजनीति कर रहा है, वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। और मैंने ये स्पष्ट कहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, इनको टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, और वही परिणाम हुआ। तो ये परिणाम कोई अप्रत्याशित नहीं था। ये जो वंचित समाज की राजनीतिक बिखराव है, ये इसके कारण। ये बड़ा देश है, विविधता का देश है, विभिन्न जातियों का देश है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तमाम राज्य हैं, तमाम संघीय केंद्र शासित राज्य हैं। तो कल्चर, भाषा, भेष, तमाम तरह की विविधता है। तो उस विविधता को समायोजित करने का सबसे बढ़िया मार्ग लोकतंत्र का है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, तो उनके अंदर आंदोलन के दौरान एक ख्वाब था, एक सपना था। वो चाहते थे स्वतंत्र होने के बाद भारत का क्या राजनीतिक नक्शा होगा, क्या राजनीतिक व्यवस्था होगी। तो उन्होंने लोकतंत्र को चुना, उन्होंने तानाशाही को नहीं चुना, उन्होंने कम्युनिज्म को नहीं चुना, उन्होंने फासिस्ट सिस्टम को नहीं चुना, उन्होंने एक व्यक्ति को हीरो मान कर के कोई व्यवस्था नहीं कायम की। और आप अगर 1885 से देखिए तो कांग्रेस की स्थापना से उसमें 50 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग। तब कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में, अब आप तो जानते हो कि गांधी जी कभी कांग्रेस के चवन्नी के मेंबर भी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। उन्होंने अपना एक, जिसको कहेंगे एक नैतिक लीडरशिप कांग्रेस को दिया, और कांग्रेस आंतरिक रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी स्वतंत्रता के पहले रही, इसीलिए उसका व्यापक स्वरूप उभरा। और उसी व्यापक स्वरूप के कारण बहुत दिन तक वो चले। उनका व्यापक स्वरूप, जब उनका भी सवर्णवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इन सब में उनकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था धीरे धीरे जब सीमाबद्ध होने लगी, तो लोगों ने उस सीमा को तोड़ने के लिए आंदोलन हुए, तमाम आंदोलन हुए। लोहिया जी के आंदोलन हुए, उन्होंने तो परिवारवाद और वंशवाद के विरुद्ध ही आंदोलन किया था, नेहरू और कांग्रेस के। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोहिया के आज सारे चेले उसी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, और उस वंशवाद परिवार की राजनीति के लिए उनके समाज के बुद्धिजीवी, तमाम बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हो, नाम लेना किसी का ठीक नहीं, तमाम जेएनयू के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तमाम पत्रकार हैं, आज उसी वंशवाद को, उसी परिवारवाद को, उसी जातिवाद को वो तार्किक, यानी उसको प्रासंगिक बता रहे हैं, जबकि उन्हीं के राजनीति के विरुद्ध, यानी वंशवाद परिवारवाद के विरुद्ध लोहिया जी ने लड़ाई लड़ी, और तमाम जगह संवित सरकारें बनी। इसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ी। आप तो जानते हो कि लोहिया जी भले एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं दे पाए। समाजवादियों के बारे में कहा जाता है ना कि इनका मिलना एक संयोग है, लेकिन इनका बिखरना मतलब ये अवश्यंभावी घटना है, ये अवश्य होगा। यानी मिलना तो संयोग है, लेकिन बिछुड़ना इनका ये अवश्यंभावी है, क्योंकि मिल करके काम करने की संस्कृति नहीं विकसित हुई। और मिल करके राजनीति करने की संस्कृति तभी विकसित होगी जब आप व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, प्रांतवाद, तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके राजनीतिक संगठन
खड़ा करेंगे। सिर्फ बाबू जगदेव प्रसाद जी में ये दृष्टि रही, उन्होंने पहली बार जब शोषित दल बनाया तो उन्होंने यादव समाज के बीपी मंडल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। दूसरी बार जब समाज दल और शोषित दल मिल करके एक हुए, शोषित समाज दल 1972 में, तो उन्होंने बाबू राम स्वरूप वर्मा को बना दिया जो कुर्मी समाज के थे। ये दुर्भाग्य था कि उनकी अश्मय हत्या हो गई और हमारे बीच नहीं रहे, नहीं तो शायद बाबू जगदेव प्रसाद ही इस देश को एक लोकतांत्रिक पार्टी राष्ट्रीय स्तर की स्थापित करके वंचित समाज को, उनकी राजनीति को आज राष्ट्रीय स्तर की बना देते। लेकिन दुर्भाग्य रहा वो हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद जो भी लड़ाई लड़ी, एक हीरो हम लोगों के बीच आ गया, एक मसीहाई व्यक्तित्व आ गया, एक करिश्माई व्यक्तित्व आ गया, और इन्हीं व्यक्तित्वों के पीछे पूरा समाज लग गया। उन लोगों ने भी पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास नहीं किया, उनके अनुयायियों ने भी इस दिशा में विमर्श नहीं किया, कोई विचार विमर्श इस पर शुरू नहीं हुआ। कुछ जातियों को ये मुफीद था इसलिए जानबूझकर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जब वो सत्ता में आते थे तो आप जानते हो भाई सत्ता की क्या लाभ हैं। हाँ, पूरा जैसे पीडब्ल्यूडी का मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ का बजट है, तो अगर 10-10 करोड़ का भी ठेका मिल गया तो कितने लोगों को मिल गया? 5 साल में 5 लाख करोड़ के ठेके मिल रहे हैं। अब आप गुणागणित कर लीजिए, हजारों लोगों की आर्थिक स्थिति सही हुई, नौकरियों में बेईमानी की गई, हाँ, ठेके पट्टे सब जगह बेईमानी की गई, और शासन सत्ता के बल पर ही आप जानते हैं कि रियल इस्टेट का पूरा धंधा शासन सत्ता के बल पर है, और रियल इस्टेट से कितना लोगों ने कमाइयाँ की। तो कुछ जातियाँ इतनी मजबूत हो गई कि उनको यह परिवारवाद और जातिवाद मुफीद लगने लगा। उनको लगा कि जो हम ये कर रहे हैं ये औचित्यपूर्ण है, यही राजनीति है। राजनीति ये नहीं है, राजनीति होती है पूरे देश को चलाने के लिए, पूरे राष्ट्र को चलाने के लिए। और जब देश और राष्ट्र चलाना है तो आपके अंदर राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना चाहिए, आपके पास अखिल भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिए। जब आपका अखिल भारतीय दृष्टिकोण होगा तो आपको संगठन भी अखिल भारतीय बनाना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति से, एक परिवार से, एक जाति से क्या अखिल भारतीय स्वरूप का आप कोई पार्टी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जब नहीं बना सकते तो जिनका अखिल भारतीय स्वरूप है उनसे आप जीत कैसे सकते हैं? और ऐसे हमारे बीच बड़े बड़े व्यक्तित्व निकलते रहते हैं, निकलते इसलिए भी रहते हैं कि जो हम लोगों का दल है आज, दलित पिछड़ों का, वंचित समाज का, बहुसंख्यक समाज कह लीजिए, उनके बीच कहीं लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है तो क्या कहीं स्पेस है? आप जैसे नौजवान क्या ऐसा कोई दल चुन सकते हैं जिसमें आप भी जाकर जब 50-60 साल के हों तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? है कोई दल? आज अगर बीएसपी में स्पेस होता तो चंद्रशेखर रावण अलग पार्टी बनाते, सोनेलाल पटेल अलग पार्टी बनाते, ओम प्रकाश राजभर अलग पार्टी बनाते, संजय निषाद अलग पार्टी बनाते? न बनाते। अगर लालू यादव की पार्टी में स्पेस होता तो मुलायम सिंह क्यों अलग, या मुलायम सिंह की पार्टी में स्पेस होता तो लालू यादव क्यों अलग बनाते, रामविलास क्यों बनाते, उपेंद्र कुशवाहा क्यों बनाते, जीतन राम मांझी क्यों बनाते? तो अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा तो प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्पेस नहीं होगा। अगर प्रतिभाशाली नौजवानों के लिए स्पेस होता तो वो भी कहते हैं ना भाई आज हम जिलाध्यक्ष हैं, कल 50 साल 40 साल के होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हम भी 50-60 साल के जब मैच्योर हो जाएंगे, पार्टी को 10-20 साल अपने निष्ठा, लगन, ईमानदारी, अनुशासन से, कर्मठता से काम करेंगे संगठन में, तो हम भी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये कहीं स्पेस नहीं है। तो स्पेस नहीं है इसलिए ये पार्टियां बनती जा रही हैं। तो टुकड़ों टुकड़ों में जो विभाजित राजनीति है वंचित समाज की, उसका हारना एकदम लाजमी था। ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी व्याख्या चाहे जिस ढंग से हो, लेकिन सबसे बड़ी व्याख्या है कि आंतरिक लोकतंत्र न होने के कारण वंचित समाज के लोग हार गए और आगे हारते रहेंगे, क्योंकि अभी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। आज पूरे उत्तर भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं, हर जाति के, पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, शोषित समाज के, ये बैठ कर के कभी चिंतन कर रहे हैं कि हम क्यों हारे? हारने का कारण जो बताते हैं वो बड़ा हास्यास्पद है। कभी बता देंगे
सब धर्मांध हो गए, कभी बता देंगे सब अफीम पिए हैं, सभी बता दें सब चिलमची हो गए, कभी बता देंगे सामाजिक जागरूकता नहीं है, कभी मनुस्मृति की व्याख्या करने लगेंगे, कभी रामायण की व्याख्या करने लगेंगे, कभी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आरक्षण जा रहा है, जुडिशरी में हम नहीं हैं, हाई कोर्ट में नहीं हैं, हम विश्वविद्यालयों में नहीं हैं, हम फलाने जगह नहीं, हम ढकाने जगह नहीं, लेटरल एंट्री हो रही है, सब चीज़ व्याख्या करेंगे। लेकिन ये तो पोस्टमार्टम से आपकी व्याधि जो है, रोग है, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। रोग के निदान किया तो बात ही नहीं कोई करना चाहता। रोग का निदान, चूँकि इनके जात की पार्टी बनी हुई है, ये चाहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो रोग का निदान कर लेंगे, और जब तक व्यापक पार्टी नहीं बनेगी तब तक इस रोग का निदान नहीं होगा।